नॉन डेंजरस वेपन से सिंपल है तो 323। अच्छा, डेंजरस से सिंपल है तो 324। अच्छा, बहुत नॉन डेंजरस से ग्रीवियस है तो 325। लुकआउट नोटिस वो परमानेंट वारंट वो दे दिया जाता है थाना अध्यक्ष को, जैसे मजीद बयान रोज हम लोग पढ़ते हैं। इसे एनसीआर की सीओ भी विवेचना करने का आदेश दे सकता है, मतलब इंटरकुलेटरी ऑर्डर नहीं है। इसके खिलाफ मैं रिवीजन में जा सकता हूँ। फिल्म देखने का शौक था आपका? स्टूडेंट लाइफ में फिल्म देख के आते थे तो बड़े जोर शोर से पढ़ाई करते थे। 2 बजे तक देखा सेशन लायर आ गई ना। एक बार मैं कंडक्टरी का फॉर्म भरा, उसमें भी हम पास नहीं हो पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच का जो जीवन है वही वर्तमान होता है, और वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास हर व्यक्ति करता है। अधिवक्ता समाज का एक ऐसा वर्ग माना जाता है जो हमेशा चुनौतियों से घिरा रहता है। हर संघर्ष में अधिवक्ता अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, समाज में न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इसी क्रम में हम अधिवक्ताओं से बातचीत करते हैं और श्रेष्ठ अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन हम लेते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है अधिवक्ताओं की, उनको कुछ प्रेरणा मिले, ये हमारा प्रयास होता है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज हमारे साथ सिविल कोर्ट गोरखपुर के फौजदारी के वरिष्ठतम अधिवक्ता बच्चू सिंह जी हैं। बच्चू सिंह जी से हम आज उनके जीवन वृत्त पर बात करेंगे, उनके व्यवसाय पर बात करेंगे और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी हम बातचीत करेंगे। तो बच्चू सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, और आपके माता पिता जिनकी वजह से आज आपका अस्तित्व है, उनके बारे में, उनका नाम क्या है, उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा जन्म स्थान देवरिया ज़िले के रुद्रपुर के पास एक ग्राम जाफराबाद है। अच्छा, वो मेरा नेटिव प्लेस है। और मेरे पिताजी का नाम श्री कोमल सिंह था और माताजी का नाम राजवंशी देवी था। अच्छा। और दुर्भाग्य से हम जब 25-26 साल के थे तभी उन दोनों लोगों का स्वर्गवास हो गया। पहुँचे। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, वो कक्षा 4 तक। उसके बाद उसी साल एक स्कूल खुला था कन्हौली में। अच्छा। तो चूँकि पहला साल था उस स्कूल का, तो स्टूडेंटों का अभाव था, तो 6 में मेरा नाम लिख दिया गया। अच्छा। हाई स्कूल शिक्षा मैं वहाँ कन्हौली इंटर कॉलेज से पास करके। अच्छा, कन्हौली। उसके बाद हमारी बड़ी बहन थी, तो चूँकि मैं माँ बाप का इकलौता था, तो वो अपने पास मऊ में ले गई और मऊ जीवन राम इंटर कॉलेज से मैं इंटर पास किया। अच्छा, अच्छा। और यहाँ से ग्रेजुएशन मैं किया ये द्विजेंद्र डिग्री कॉलेज से। अच्छा, द्विजेंद्र डिग्री कॉलेज गोरखपुर से। अच्छा। और गोरखपुर से ही मैं सेंट न्यूट कॉलेज से लॉ किया। अच्छा। उसके बाद इस पेशे में हम आ गए। तो आप किस सन से आप इस पेशे में? 1980 से हम मतलब इस पेशे में। अच्छा। तो आप कितने भाई और बहन हैं? बस मैं अकेले हूँ और मेरी एक बहन। एक बार मैं कंडक्टरी का फॉर्म भरा, उसमें भी हम पास नहीं हो पाए। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा चलो लॉ किया जाए। फिलहाल जब लॉ में हमारी रुचि कुछ विशेष तौर से हो गई, हमारा इंटरेस्ट बढ़ा पढ़ने में। और मैं लॉ में जब मैं था, तो आप लोगों को मालूम है चाहिए कि लालचंद निषाद थे। अच्छा। तो वो वकालत करते थे, तो मैं उनके यहाँ से मोटे मोटे डाइजेस्ट लाता था। अच्छा। हाँ, और उसी से मैं अपना नोट बनाता था। हमारे एक रिलेटिव थे, तो उन्होंने शत्रुजीत मल के पास मुझे लाया। तो चूँकि शत्रुजीत मल साहब पूरा फौजदारी के ही वकील थे। अच्छा। उसी साल के लगभग वो केपी सिंह साहब वो एमएलसी का पहली बार चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो हम केपी सिंह साहब के साथ भी साल भर रहे, और शुरू से ही कुछ जब थे तो हमारा थोड़ा सेशन की केसेस में ज़्यादा रुचि रही। तो मजाक में हमारे जो श्रेष्ठ लोग जूनियर ही थे, तो वो लोग हमारा सेशन लायर नाम ही रखते थे। देखा सेशन लायर आ गई ना। हमारी शादी हुई थी 1972 में। हमारी पत्नी गृहिणी है। अच्छा। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा। क्या करते हैं? बड़े लड़के तो इस समय न्यायिक अधिकारी हैं। अच्छा। एडीजे है इस समय। अच्छा। दूसरे जो बीच वाले हैं वो गांव के प्रधान थे। अच्छा। तो प्रधानी कर रहे, खेती बाड़ी वही संभाल रहे हैं। छोटे वाले हमारा बोझ हल्का कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका जितेंद्र सिंह नाम है। अच्छा। मतलब कुल मिलाकर के आपका सहयोगी बने हुए हैं। सहयोगी बने। बहुत अच्छा है ना कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ अगर हो, हाँ, तो उसका लाभ, आपका सारा लाभ तो उनको आसानी से मिल जाएगा ना। वो इस पेशे में आने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। जैसे लगता है कि हम किसी को
राहत दिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मैं रिलीफ दिला रहा हूँ जो परेशान है, हैरान है, भाग दौड़ कर रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है, तो रात में शाम को आने के बाद हम जब उसे रिलीफ दिला देते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो तमाम ऐसी जो शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में जूनियर अधिवक्ता नहीं जानता है, जैसे लुकआउट नोटिस जारी करना, वारंट बी, सर्च वारंट, तो इनके बारे में ज़रा सा आप हमारे। अब देखिए, वारंट बी तो सेक्शन 267 का प्रावधान बनाया गया है। अच्छा। CRPC में 267 ही। हाँ। अभी एक न्यायिक अधिकारी साहब ADJ सेकंड साहब हमसे पूछ रहे थे, करीब 1 महीना हो रहा अच्छा। कि बाबू बच्चू सिंह इसका वारंट बी नाम क्यों पड़ा। अच्छा। और तो ये CRPC में इसकी व्यवस्था नहीं है? CRPC में व्यवस्था है, सेक्शन 267 में व्यवस्था है। अच्छा, 267 में व्यवस्था है। अच्छा। कि वारंट बी का तात्पर्य है कि कोई कैदी अगर जो किसी दूसरी जेल में है, अच्छा, किसी अन्य केस में है, अच्छा, और हमको यहाँ की केस में उसकी उपस्थिति ले आनी है, तमाम स्टेजेज रहते हैं, बयान मुल्जिम है, चार्ज बनना है, ये है वो है, तो उसको हम वही वारंट भी हम उस जेलर को भेजते हैं। उसको दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन वारंट। अच्छा अच्छा अच्छा। लुकआउट नोटिस भी जो है अक्सर अखबारों में आता है, दिखाया जाता है फला के खिलाफ लुकआउट नोटिस। देखिए, लुकआउट नोटिस ये शब्दावली तो कहीं CRPC में हमें नहीं मिला। अच्छा। जैसे एक वारंट होता है साहब इनको इस तारीख तक गिरफ्तार करके लाइए, उसमें वो बाइंडिंग नहीं रहती है तारीख, उसमें होता है कि इन्हें गिरफ्तार करिए। अच्छा, लुकआउट नोटिस का मतलब यह है कि अब उसको किसी समय सीमा में नहीं बांधा गया है, आप जब चाहिए पकड़िए, जब चाहिए तब चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब देखिए, CRPC का सेक्शन 41, बिल्कुल, वो सेक्शन 41 जो है वो उसकी हेडिंग है कि व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। बिल्कुल, उसी में प्रावधान दिया गया है कि अच्छा, उसमें प्रावधान भी दिया है कि व्हेन पब्लिक में अरेस्ट एनीबडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें है कि यदि कोई प्रोक्लेमेड ऑफेंडर है, जैसे हम उद्घोषित कर दिए, बिल्कुल, किसको मैं अपराधी घोषित कर रहा हूँ, तो उसको कोई पब्लिक भी अगर जो कहीं देखेगी तो उसमें लिखा हुआ है, शब्द है कि व्हेन रीजनेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन रीजनेबल, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि यह भगेड़ू है, यह गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर 302 के चार्जेस लगे हुए हैं, तो वह CRPC सेक्शन 41 उस प्राइवेट व्यक्ति को भी पावर देता है कि वो अरेस्ट करे और पुलिस को सौंप दे। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये जो शब्दावली है लुकआउट नोटिस का, वो संभवतः इसी से रिलेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये सर्च वारंट क्या होता है? सर्च वारंट तो जो सर्च वारंट होता है, जैसे रात में चाहे किसी के घर में ये लगे कि भाई कोई चीज़ छिपा के रखी गई है, कोई किडनैपिंग यहाँ रखा गया है, और पुलिस को रीजनेबल ये रहता है कि साहब इसमें इसको हम सर्च करें, तो सर्च वारंट वो लेता है सेक्शन 101, 100 से लेके 101, 102 CRPC। अच्छा, इसकी व्यवस्था CRPC में ऐसा है ना कि चूँकि समुद्र है ला, बिल्कुल बिल्कुल, आप था नहीं पा सकते इसकी। मजीद बयान रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, साहब इस गवाह का मजीद बयान लिया गया, CRPC में खो जाइए तो कहीं नहीं मिलेगा। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में इसकी व्यवस्था दी गई है कि मजीद बयान कब आप लेंगे, तो मजीद बयान तब आप लेंगे कि जैसे कोई चीज़, नई चीज़ आ गई या एडिशनल चीज़ आ गई, बिल्कुल, या कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ आ गई, तो उसमें मजीद बयान की बात होती है। जैसे मुनन आजकल आप लोग देखते हो कि जैसे कोई लड़की का 164 हुआ, 161 में उसने कह दिया कि साहब हमारे साथ तो ये घटना हुई है, 164 में करे मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तब वो उसका मजीद बयान हो लेता है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में इसकी व्यवस्था दी गई, वही व्यवस्था है। जैसे चोटों की गंभीरता को अगर हम देखें, जैसे जो हेनियस क्राइम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लग गई, तो कैसे हम चोटों की जो गंभीरता को किस तरह से हम प्रमाणित करते हैं? बहुत आसान तरीके से जो लड़के नहीं, हम बता दे रहे, न्यू कमर्स जितने लड़के हैं, मैं एक सेंटेंस में 2 मिनट में सारी चोटों की बात बता रहा हूँ। देखिए, वीपेंस हमारे यहाँ जो डिफाइंड किए हैं वो 2 प्रकार के वीपेंस डिफाइंड किए, डेंजरस वीपेन और नॉन डेंजरस वीपेन। बिल्कुल, जैसे लाठी है, डंडा है, छड़ी उड़ी है, ये नॉन डेंजरस है 326 IPC में, तो उसमें दिया गया है अच्छा कि वीपेन, डेंजरस वीपेन और नॉन डेंजरस वीपेन। अच्छा, अब देखिए इंजरी को 2 प्रकार का बताया गया है, सिंपल और ग्रीवियस। अब इसको ऐसे समझिए आप, बिल्कुल बिल्कुल,
नॉन डेंजरस वेपन से सिंपल है तो 323, अच्छा डेंजरस से सिंपल है तो 324, अच्छा, बहुत नॉन डेंजरस से ग्रीवियस है तो 325, उसमें थोड़ा एसिड ओसिड वाला 326 आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जब वही है कि डेडली वेपन से ग्रीवियस आ गया, अच्छा, डेडली वेपन से ग्रीवियस आ गया तो आ जाएगा 307 में, अच्छा, 307 308 में आ जाएगा। 308 तो नॉन से भी आता है। और ये है जब दोनों के एक साथ आप स्टडी करेंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द वेपन्स एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ द इंजरी, ग्रीवियस और उसको तो आप एरो बना लीजिए। नॉन डेंजरस वेपन से सिंपल 323, 323, डेंजरस से सिंपल 324, 324, नॉन डेंजरस से ग्रीवियस 325, डेंजरस से ग्रीवियस वो जंप कर जाएगा 307 में, 307 में। और उसके बाद तो बकिया होमोसाइड। अच्छा, ये जो चोटों के प्रकार है जैसे लेसरेटेड वुंड हो, मुख्यतः तो लेसरेटेड, इंसाइड और कंट्यूजन और एब्रेजन, अमूमन यही 4 प्रकार की इंजरियां मिलती हैं। अच्छा, अच्छा, यही 4 प्रकार की इंजरी मिलती है। तो एब्रेजन तो होता है कि जैसे रगड़ से हो सकता है, या कोई चीज़ नुकीली जैसे नाखून ऐसे लग गया उससे भी आ सकता है। तो लेसरेशन जो होता है यदि चमड़ी फट गई, अच्छा, तो वो लेसरेटेड वुंड हो जाता है। अब हमारे यहाँ इतनी साइंस की व्यवस्था नहीं है। ये जो हाथ में जो छोटे छोटे जो एक चमड़ी है इसमें छोटे छोटे टिश्यू बने हुए हैं, छोटे छोटे टिश्यू हैं। जब लाठी इस पर पड़ती है तो टिश्यू पिछला हो जाता है, जैसे फट जाता है। लेसरेशन का मतलब फटा हुआ घाव। अच्छा, अच्छा, लेसरेशन का मतलब फटा हुआ घाव। अब वही जैसे मान लीजिए कि लाठी से अगर जो बोनी पार्ट पर आ गया, जैसे बोनी पार्ट है, हेड है, तो कभी कभी वो दिखाई देता है जैसे इनसाइड वुंड है, जैसे कटा हुआ घाव है। तो बोनी पार्ट पर कभी कभी लाठी से भी चोट आती है तो एपरेंटली दिखाई देता है कि इनसाइड वुंड है, लेकिन उसको जब पूरे माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से देखा जाता है तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेगा डॉक्टर, जब वो बहुत माइन्यूटली देखेगा और देखेगा भाई शार्प वेपन से कटेगा तो टिश्यू कट जाएगा, पिछला नहीं होगा, इनसाइड हो जाएगा, वो इनसाइड होगा, शार्प कट से वो इनसाइड हो जाएगा। और लाठी से जब रहेगा तो टिश्यू जो है जब इस पर पड़ेगा तो ये तो फट जाएगा, लेसरेटेड हो जाएगा, और लेसरेटेड हो जाएगा। जो लेकिन शार्प रहेगा तो कट जाएगा। ये अंतर होता है। टिश्यूज को देख के ही लेसरेटेड है या इंसाइड है, शार्प वेपन से किया गया है कि ब्लंट वेपन से किया गया है, इसी से इसका मतलब एक माप। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में संभवतः ये सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था मेडिकल। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है बच्चों को कब मिलता है पढ़ने के लिए? अब देखिए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस तो हमारे LLB के छात्रों के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इस मत का हूँ कि इसका भी एक कोर्स में रखा जाना चाहिए। जैसे जब कोई घटना होती है और जब वो सूचना दर्ज कराने जाता है थाने पर, तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि एक आदमी को लगता है कि मेरा FIR दर्ज हो गया, और बाद में उसको जो इसकी टेक्निकलिटी है वो जानता नहीं है, पता चलता है कि वो तो NCR है। उसकी लिमिटेशन बनी हुई है कि कितने दिन के अंदर उसका संज्ञान होना चाहिए। पता चलता है कि सेवरल, आप अभी जाके देख लीजिएगा, तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं जो टाइम बार्ड कर गया है, टाइम बार्ड कर गया है। 1-1 साल के बाद, 2-2 साल के बाद लोग NCR ले आते हैं, उसके बाद 155(2) में लाते हैं कि साहब इसकी तफ्तीश की ऑर्डर कर दो। ये ड्यूटी पुलिस की बनती है कि जब देख ले कि भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और इसका अभी विवेचना नहीं है, तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट में व्यवस्था बनाई गई है, वह CO से ऑर्डर करा लेगा कि साहब इसके विवेचना का ऑर्डर कर दीजिए, और वो जो ऑर्डर कर देगा उसका विवेचना शुरू हो जाएगा। यहाँ कचहरी 155(2) की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बहुत टेक्निकलिटी बात आप बता रहे हैं जो है, टेक्निकलिटी, क्योंकि जो है अमूमन जो है NCR के बारे में ये होता है कि उसकी विवेचना टेक्निकलिटी बात मतलब जानकारी नहीं है, वही जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब है जैसे हमारे CRPC में जब लड़का पढ़ता है तो उसको ये है कि जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इसकी विवेचना होगी नहीं। अब CRPC में उन्होंने बता दिया, उसमें एक क्लाज और जोड़ देते, उस CRPC में एक क्लाज आज और जोड़ दिया जाए कि मतलब इस NCR की CO भी विवेचना करने का आदेश दे सकता है। मतलब तो ये टेक्निकलिटी देखिए, ये अनुभव का जो है, ये जो आप जो हमारे दर्शकों को ये जब दर्शक ये जानेगा तब उसे लगेगा कि नहीं उनको पावर, हमको कोई अप्रोच करे,
कि साहब हम सक्षम नहीं है, मैं कचहरी में नहीं जा सकता हूँ, आप सीओ से ऑर्डर कर लो, हमारी केस का विवेचना करो। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपसे और जान लेना चाहता हूँ कि 302 के मामले हैं अगर, तो कब वो माइन्यूट होकर के 326 में 324 में? देखिए, सारी हत्याएं मानववध हैं, लेकिन सारा मानववध हत्या नहीं है। हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। लेजिस्लेचर ने आपको अपनी रक्षा करने के लिए पावर दिया है। इवन एक स्क्रैच आ जाए वहीं से मेरा राइट सर्वाइव हो जाता है, लेकिन शर्त रखी गई है कि आप उतना ही पावर प्रयोग करिएगा जितना उचित हो, जिससे आप बच सकें। लेकिन हम जब एक्सीड कर देते हैं, तब वो 302 से कम होकर 304 में आता है। जैसे उसी में आ गया सडन ग्रेव प्रोवोकेशन की बात है कि अचानक हम उत्तेजित हो गए। बिल्कुल। तो 302 और 304 की बेसिक डिस्टिंग्विश सिर्फ इतना है कि हमारा इंटेंशन नहीं था, हत्या करने का आशय नहीं था। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पीड़ित है, कितनी सावधानी उसको बरतनी चाहिए कि जब ट्रायल के समय जब एविडेंस पर मामला पहुंचता है और वो अपनी बात को दिखा सके, कह सके कि साहब देखिए ये चोट इस तरह की नहीं थी जिस तरह से डॉक्टर ने बना दिया है, तो कितना सावधान होना चाहिए? सावधान क्या है, अब ये तो भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आजकल तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनकी फ़ोटो ले लेता है चोटों की, कि यहाँ चाकू की चोट लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। तो हालांकि फ़ोटो बहुत एंथेटिक नहीं है, वो तो फैब्रिकेट भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अब मैं अभी एक केस कर रहा हूँ, तो उसमें लिगेचर मार्क आया है जैसे, तो हमने पूछा उस लड़की से कि बताओ तुम्हारी केस तो है कि रस्सी से वो दबाया था? तो कहीं नहीं साहब, चूँकि उसको लगता है बताया नहीं गया था, कहीं नहीं साहब, वो लिपस्टिक का ऐसे हमारे गर्दन के तरफ लगा दिया वो लोगों ने, और वही फ़ोटो खींच दिए जिससे लग रहा है कि रस्सी की है। उसने बता दिया तो इसलिए फोटो विश्वास नहीं किया। प्ले करके वो करके अब कोर्ट में तो भाई हमारी कोर्ट तो केवल इंजरी रिपोर्ट देखेगी। डॉक्टर साहब आएंगे, साहब मैं इसको एग्जामिन किया था, ये किया था, वो किया था। अब आपके पास क्या है, अब आप उस इंजरी को चैलेंज करते हैं तो भाई डॉक्टर से तमाम सवाल होते हैं कि साहब वो ये जैसे ड्यूरेशन की बात आती है कि ड्यूरेशन इसका आपने लिखा है 1 दिन का, चाहे 2 दिन का, चाहे 5 दिन का, तो ड्यूरेशन कैसे आप लिखते हैं? तो अब उनका जवाब होता है कि कलर देख के हम इंजरी का लिखते हैं। तो आपने तो कहीं कलर लिखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है जिसे मान लीजिए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और उसे पता ही नहीं, बीच में विवेचक उस मामले को मिनिमाइज करता है और पता चला 323 504 में वो चार्जशीट भेज देता है नहीं इसकी, और वह जाकर के कन्फेशन में मामला ख़त्म भी हो जाता है और जो पीड़ित है उसको कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए कि उसे अगर 2-4 साल बाद 5 साल बाद अगर ये पता चलता है और वो न्यायालय में आता है और पता चलता है कि उसका तो अभियुक्त जो है कन्फेस करके मामला ख़त्म हो गया, फिर उसको कौन सा उपचार? ये चीज़ है कि कौन सा जो ज्वलंत क्वेश्चन आपने किया है ये निश्चित तौर से है विचारणीय है। तो मेरा मत ये है कि यदि न्यायालय जिसके पास चार्जशीट आती है और यदि महसूस करता है कि FIR बड़ी धारा में दर्ज हुई है और इसको अल्पीकरण किया गया, तो उसे वादी को नोटिस देना चाहिए, भाई देखो तुम्हारी केस में हो गया। नंबर 1। नंबर 2, न्यायालयों को बड़ा वाइड पावर दिया गया है। जब वो संज्ञान लेता है तो उसको थोड़ा केस के डेप्थ में जाना चाहिए, और उनको लगता है कि भाई ये सेक्शन जो है अल्पीकरण गलत ढंग से आयोग किया है, तो न्यायालय को बहुत बड़ा पावर है। वो बाध्य नहीं है कि उसी सेक्शन में संज्ञान लेगा। अगर जो उसको लगता है कि इंजरी भी 307 की है और ये भी चीज़ 307 की है और 323 में दरोगा ने लिख दिया, तो उसको पावर दिया गया, कोर्ट को पावर दिया गया। कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे और कहे कि नहीं हम 307 में संज्ञान लेंगे। नहीं सर, और उनको बना लें। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी के घर में डकैती हो रही है, सामान कहीं मिल रहा है, सामान पुलिस सूची बना करके सौंप रही है पीड़ित को, और वो लिस्ट भी जो है वो केस डायरी में आ रही है, तो इसीलिए तो है। उसके बाद भी अल्पीकरण अगर जो हो रहा है तो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि अल्पीकरण जो इन्होंने किया वो गलत किया। अगर जितने एविडेंस आ रहे हैं,
हमारी एफआईआर में लूटेड प्रॉपर्टी का हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, लूटेड प्रॉपर्टी मिल भी गई, सुपुर्द भी हो गई, और इसके बावजूद भी अब लूट को आप गोल कर देंगे, लूट को गोल कर देंगे तो कोर्ट की ड्यूटी है। लेकिन व्यवस्थाएं जो दो चीज़ें आपने उठाई, एक तो कि भाई उसको पता नहीं है कि हमारी केस में कितना अल्पीकरण कर गया और वो कन्फेशन कर गया, हम देखते रह रहे, ताकते रह रहे। ये हमें लगता है कि इसमें जो अपेक्स कोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, हाँ, उनका एक डायरेक्शन देना चाहिए। डायरेक्शन जो है, जिस तरह से फाइनल रिपोर्ट में आपने डायरेक्शन दिया कि वादी को पहले फाइनल रिपोर्ट भी ऐसे ही खत्म हो जाती था, तो इसमें नहीं चलता था लोगों को, पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाई और मामला खत्म। हम इस मत के हैं कि एपेक्स कोर्ट को एक डायरेक्शन देना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट जब आती है, देखिए फाइनल रिपोर्ट जब कोर्ट के पास आती है तो सिर्फ 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि अगर जो वादी आता है कहता है कि मैं कॉन्टेस्ट करूँगा, तो कोर्ट अगर जो महसूस करती है जैसे कुछ दिशा में कुछ सब्जेक्ट मैटर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करता है फिर से। दूसरा विकल्प ये होता है कि वो कहे कि भाई हम एज कंप्लेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो साक्ष्य लाओ, हम मुल्जिम तलब करेंगे। और तीसरा उसको ये पावर है कि अगर जो फाइनल रिपोर्ट के केस डायरीज के थ्रू हो जाता है और देखता है कि एविडेंस है, तो डायरेक्ट फाइनल रिपोर्ट के बाद भी डायरेक्ट मुल्जिम को समन कर लेगा। 3 विकल्प। जैसे हाँ, इसी पर थोड़ा सा जो है माइन्यूट इस पर विश्लेषण हम आपसे चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी केस डायरी में जो वादी पक्ष है उसके सारे गवाहों के बयान, स्वतंत्र साक्षियों के सारे बयान वादी के कथन को समर्थन करते हैं, हाँ, उसके बाद भी रिपोर्ट अगर फाइनल लगाई जाती है, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में जो आपने तीसरा जो आपने बताया विकल्प है, ऐसी स्थिति में सीधे संज्ञान ले सकता है। बिल्कुल सीधे संज्ञान लेगा और डायरेक्ट उनको तलब करेगा। और ऐसी स्थिति में अगर जैसे मान लीजिए कि हम अगर वादी जाता है प्रोटेस्ट में और डिमांड भी करता है, हाँ, कि हमें सीधे संज्ञान लिया जाए, तमाम ऐसी काग्निजेंस लिया जाए, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट नहीं लेता है काग्निजेंस, तो इसके खिलाफ रिवीजन लाई करेगा या पुलिस के पास जाना मजबूरी है? पुलिस पास कर नहीं जाना है। अगर जो हम कहते हैं कि साहब पत्रावली में इतना साक्ष्य है कि आप डायरेक्ट मुल्जिम को समन कर लीजिए, हमारा ये प्रेयर है, तो इस पर हमारे इस प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 2 काम करेंगे, या तो एज कंप्लेंट ट्रीट करें या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करें। तो ये दोनों फाइनल ऑर्डर है, इंटरकुलेटरी ऑर्डर नहीं है। और इसके खिलाफ मैं रिवीजन में जा सकता हूँ, और इसलिए जाऊँगा कि साहब इतनी एविडेंस है, इतनी कोजेंट एविडेंस है पत्रावली में पड़ी हुई है, जिसको ओवरलुक कर दिया मजिस्ट्रेट ने, और डायरेक्ट समन करने की ये केस है। रिवीजन आपका अलाउ होगा, डायरेक्ट समन होगा, फिर से जाएगा उनके पास कि फिर से पढ़ो, फिर से ऑर्डर करो। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ एक, हाँ, री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है? देखिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन वहाँ अप्लाई करता है जहाँ कोर्ट जब संज्ञान लेती है तो उसको महसूस होता है कि भाई इस दिशा में यह एविडेंस कलेक्ट किया जाना न्यायोचित था न्याय के लिए, तब वो कहते हैं कि भाई ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए इस दिशा में। री इन्वेस्टिगेशन तब होता है जैसे सुपीरियर अथॉरिटी महसूस करता है कि अरे भाई ये तो अब एविडेंस इतनी आ रही है और चार्जशीट तो पूरी विवेचना ही मतलब हाँ, तो बदल दे उसको, पूरे, तब वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि साहब हमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए पत्रावली दीजिए, केस डायरी दीजिए, वो चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो भी रहता है उसको कैंसिल करता है, फिर से री इन्वेस्टिगेशन होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन री इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब कुल मिलाकर के री इन्वेस्टिगेशन में जो विवेचना हुई रहती है, हाँ, वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है, फिर से विवेचना, और फर्दर में कुछ चीजें आगे और जोड़नी होती हैं। फर्दर में कुछ डिस्चार्ज का लाभ मिलता है अभियुक्तों को, या हम तो मतलब सिर्फ ये हम तो इधर मैं देख रहा हूँ कि अपवाद छोड़ के कहीं डिस्चार्ज अलाउ नहीं हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि साहब हमारे खिलाफ कोई अपराधी नहीं बन रहा है। तो इस स्टेज पर अगर डिस्चार्ज का लाभ अगर अभियुक्त को मिले तो बहुत लंबी प्रक्रिया से वो जो है बच सकता है ना? बिल्कुल बच सकता है लंबी प्रक्रिया से, लेकिन इसका प्रयोग कितना न्यायालय करते? प्रयोग न्यायालय कर नहीं रही है, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपके सामाजिक जीवन पर आना चाहूँगा। जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत थोड़ी समस्याओं को देखती है तो घबरा जाती है।
छोटी छोटी समस्याओं में ही वो जो है अपने आप को अनियंत्रित होने लगती है, तो उनको एक साहस मिले। एक बार मैकाले से पूछा गया कि जैसे शिक्षित कौन है, एजुकेशन की परिभाषा में, तो उसने कहा कि यदि मनुष्य अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाले तो शिक्षित है। जैसे देहात में आप जा रहे तो पता चले कि साहब वो चटाई पर सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आप वहाँ कहीं साहब मैं टाई और सूट पहना हूँ, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊँगा। उसके अनुसार आपको विपरीत परिस्थिति जब भी किसी मनुष्य के पास आवे तो कभी भी उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए और बहुत ही संयम बरतना चाहिए, और हमेशा उसको अपने गोल और लक्ष्य को देखना चाहिए कि मैं कैसे उसे अचीव में करूँगा। आप अपने अंदर में झांकिए कि कहाँ से चूक हो गई है। देश काल परिस्थिति पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए। चाणक्य ने लिखा भी है ना कि जो बकुला है ना, बकुले से एक गुण जो है, इंद्रियाणाम संयम्यम बकवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्वकार्येण साधते। भाई देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से मन को एकाग्र करके काम करना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन काल में बहुत सी विपरीत परिस्थिति आती हैं। बचपन में कोई पढ़ी हुई कविता, कोई प्रार्थना जो आपको, जिससे आपको बड़ी ताकत मिलती रहे। अब वो प्राइमरी स्कूल में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, वही लाइन हमें याद है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान आ जाएगा तो सारी चीज़ें आ गई। यदि ज्ञान आ गया तो सारी चीज़ें। फिल्म देखने का शौक था आपका? स्टूडेंट लाइफ में फिल्म देख के आते थे तो बड़े जोर शोर से पढ़ाई करते थे, 2 बजे 3 बजे। अच्छा। जैसे फिल्म देख के आते थे तो जैसे लगता था कि कुछ एनर्जी मिल गई है, लाओ हम भी पढ़े। क्योंकि भाई फिल्म में कुछ ऐसी जैसे गाने, कभी फिल्मों के कुछ गाने ऐसे होते हैं, जैसे एक फिल्म का गाना है कि जिसके घर में अमीरी का सजर होता है, उसका हर ऐब जमाने का हुनर होता है। तो ये लाइनें बहुत जो है मतलब प्रेरणादायी होती हैं ना। प्रेरणादायी होते हैं, बिल्कुल प्रेरणादायी। देखिए तो इस तरह परिस्थितियों से आप प्रेरणा लेते हैं, आप अपने दोस्तों से प्रेरणा लेते हैं, पत्नी से प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा एक बहुत ही जीवन के लिए जैसे एंटीबायोटिक है। हम आपको बकअप न करें। हमारा सहयोगी हमें कहा यार क्या पढ़े हो, कुछ नहीं जानते हो तुम पता नहीं क्या कोर्ट में बोल रहे हो, वो हतोत्साहित होता है। अच्छा। ये न्यू कमर्स जितने, हम तो इनको बहुत प्रोवेक करते हैं। बिल्कुल। अब पूरी कचहरी में कोई भी लड़का आता है और जितना पूछना हो पूछो, चलते चलते सर जरा ये बता दीजिए, जरा ये ड्राफ्ट करवा दीजिए, जरा ये कर दीजिए। कचहरी में आप लोग कभी पता करिएगा, कोई भी ऐसा एडवोकेट नहीं है कचहरी का जो ये कह दे कि हम बच्चू सिंह के पास गए, आइए पूछने गए तो उन्होंने बताया नहीं। हमसे तो दूसरे लोग रूलिंग मांगते हैं तो मैं किताबें ढोला जाके फोटोकॉपी करा कहता हूँ ले लो भाई ये तुम्हारी क्या। देखिए जो लोग कहते हैं कि बताने से, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जो पारिवारिक व्यवस्था है, माता पिता बच्चों के उत्थान के लिए अपने खून पसीने की पूरी कमाई लगा करके उन्हें बेहतर से बेहतर जो है सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और वही माता पिता जब वृद्ध होते हैं तो वही बच्चे फिर वो भूल जाते हैं। तो किस तरह से जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, जो पारिवारिक एकजुटता है, इसको ये बनी रहे, इसके लिए क्या है आप कहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं महसूस करता हूँ कि हर 10 साल के बाद हमारा कल्चर बदलता जा रहा है। हमें लगता है कि जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो हम अपने पूरे जीवन को पैसा कमाने के लिए अपने पूरे ज़िंदगी को मशीन बना दिए हैं, पैसा राइट हैंड आवे या फाउल हैंड आवे, आना चाहिए। इससे पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है, परिवार का संस्कार प्रभावित हो, सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। हम संस्कार भूल गए। संस्कार जो हमारा जो है वो विलुप्त होता जा रहा है। जैसे एक किंवदंती है, एक जगह एक कहानी आई थी कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि सफल जीवन क्या है। तो भगवान अर्जुन को ले गए, कहे आइए हम आपको बताते हैं। तो वो पतंग उड़ाने लगे और पतंग उड़ाए आकाश में, ऊंचे आकाश पर पतंग चली गई। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये जो डोर है ना पतंग की, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो पतंग और ऊपर चली जाएगी। तो भगवान ने कहा तोड़ दो। तो उन्होंने जब तोड़ दिया डोर तो पतंग ऊपर तो गई, लेकिन उसके बाद फिर अनियंत्रित होकर के कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा आओ, ये है जीवन का फलसफा, आओ हम यही जीवन दर्शन तुम्हें समझाते हैं। उन्होंने कहा कि लगता है हमें कि हमारी जो ऊंचाई है वो माता पिता समाज
जो हमारे परिजन हैं, गुरु हैं, इनसे मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं और ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा हूँ। जबकि हकीकत यह है कि जो डोर है ना, वो डोर की वजह से, वो डोर हमारे हाथ में थी, इसकी वजह से वो पतंग उस ऊंचाई पर थी। और यही जीवन का अनुशासन है। परिवार, समाज, माता पिता, गुरु, ये जीवन की डोर है। और ये उस पतंग की डोर की तरह है जो हमें पकड़े रहते हैं और एक ऊंचाई पर हमें स्थापित किए रहते हैं। देखिए ऐसा है, यदि ये वो डोर छोड़ दें तो हम बढ़ेंगे तो, लेकिन हमारा वही हश्र होगा जो उस पतंग का हुआ था। इसलिए वो जो डोर है ना, परिवार की, समाज की जो व्यवस्था है, इस डोर को हमें पकड़े रखना चाहिए। ऐसा है ना कि कोई भी पिता, जैसे हमारे पिता रहे, उनके पिता रहे, चाहे जो भी, आज भी हम पिता हैं, कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि हमारा पुत्र, हर पिता की इच्छा होती है कि हमारा पुत्र हमसे भी आगे जाए। अच्छा सर, चलते चलते एक जो नए अधिवक्ता हैं, इनको कुछ संदेश दे दीजिए। कि संदेश यही है कि दो ही प्रोफेशन है विश्व में, लीगल प्रोफेशन और मेडिको प्रोफेशन। जब एपेक्स कोर्ट ने प्रोफेशन को डिफाइंड किया और प्रोफेशन की बात आई, तो इसके भाई हमको बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकता। प्रोफेशन शब्द जब आता है तो उसके अंदर एक नैतिक कर्तव्य आता है मेरा। डॉक्टर के पास 12 बजे रात को कोई मरीज जाए तो यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे अटेंड करे। हमारे पास भी अगर कोई क्लाइंट आता है, भले ही गरीब है, कहता है साहब हम हमारे पास कुछ नहीं, ज़रा हमें कुछ कानूनी राय दे दो, हमारे साथ है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए आज जब आप प्रोफेशन से जुटे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी कैसे आप निभाएंगे? जिम्मेदारी तो तभी आप निभाएं जब इन किताबों से आप दोस्ती करिए। और ये दोनों प्रोफेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है, और जितना ही आपका अनुभव होता है उतना ही आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। मैं आज कचहरी में आया, मैं चाहूँ कि 6 महीने के अंदर हम सब चीज़ समेट लें, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, सब चीज़ समेटने के लिए आप फाउल हैंड प्ले करोगे, लेकिन एक अस्थायित्व और उसी तरह से आप बरकरार रहें, तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि आप कहीं भी बात ये आवे कि साहब वो नहीं समझ में बात आ रही है, मैं क्या करूँ, तो आप पूछ लीजिए किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं एक कविता की मैं लाइन कह रहा था, उसी से मैं समापन कर दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में काम नहीं आए, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कट वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसका तात्पर्य है कि जो समय है हमारा, उस समय को हम पकड़ लें। जब समय निकल जाता है तो वो नहीं आता, बिल्कुल। तो इसलिए समय के हिसाब से हम चलें, समय के हिसाब से। जैसे देश काल और परिस्थितियों की बात जो आपने कहा, उसी के हिसाब वो उसी को इंगित करती है ये कविता। सिंह साहब, आपने बहुत बेबाकी के साथ जवाब दिया, बहुत सारी जानकारियाँ दी। विधि क्षेत्र में जो भाग्य आजमा रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायी बात आपने बताया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया, आपने समय निकाला। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं, चाहे जो भी हो, उनके लिए एक संजीवनी और कैटलिसिस का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा।